दोस्तों, हम अपना यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो था उसका लेक्चर बना रहे थे। तो हम हिस्ट्री का स्टार्ट किए हैं। तो हम इसमें हिस्ट्री में जो है प्राचीन इतिहास, तो उससे स्टार्ट किए। तो हम क्लास 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज 26 से 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये 26 क्वेश्चन जो है फिगर बता रहा है। निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में आए जाने वाले 16 महाजनपदों में से जो है ना वो 4 दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे उत्तर भारत में, ठीक। तो इसमें बोल रहा है कौन से ABCD द्वारा अंकित स्थल कौन से हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C, यानी ABC द्वारा अंकित जो महाजनपद है, A है मत्स्य, B है अवंती, C है बल्ख और D है अंग। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो बोल रहा है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते थे। तो 27 का आंसर आपका हो जाएगा C, यानी पद्म पानी से। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो बोल रहा है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा A, यानी रूपक कहलाते थे। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। ये 32.36 ग्रेन के थे। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। दिनार सोने के, कांसारपन चांदी व तांबे के तथा पन तांबे का सिक्का था। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, जो कांसारपन है ना वो जो गुप्त काल था उससे पूर्व का है, ठीक। 29 की बात करें तो 29 बोल रहा है सुमेलित करने के लिए सूची 1 और सूची 2 को। तो 29 का आंसर हो जाएगा B, यानी 12 मिहिर जो थे 1 मिनट। तो 12 मिहिर जो थे वो थे बृहद संहिता से विशाखा दत्त। तो ये पहले भी देखे थे ना एक नाटक। तो विशाखा दत्त जो थे देवकी चंद्रगुप्तम से, शूद्रक जो थे वो 2 मृच्छकटिकम से। नहीं, ये गलत हो रहा है। 29 का आंसर आपका पता है B हो जाएगा। तो B में क्या है, A का 3 है। तो 12 मिहिर जो थे बृहद संहिता से, B का 4 है, यानी विशाखा दत्त से जो थे वो देवकी चंद्रगुप्तम से। शूद्रक C का यहाँ 2 है। तो शूद्रक जो थे वो मृच्छकटिकम से। और D का आपका 5 है। तो बिल्हन थे विक्रमा के देव चरित्र से। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। तो 30 का आंसर आपका हो जाएगा D, यानी मणिग्राम को क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो 31 बोल रहा है पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। तो यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। तो 31 का आंसर हो जाएगा ये, यानी शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जबकि विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ। तो यदि हम विक्रम संवत से पुलकेशिन प्रथम का बादामी अभिलेख बदलना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 465 + 78 + 58, यानी 601 विक्रम संवत। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो बोला यूनानी कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध को अपनाया, क्योंकि। तो 32 का आंसर हो जाएगा C, यानी जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। तो 33 का आंसर हो जाएगा C, यानी दूसरा व 13वां शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो निम्नलिखित इनमें से सही सुमेलित है। तो 34 का आंसर हो जाएगा B, यानी 1 3 4 सही है। मृच्छकटिकम जो देखिए क्वेश्चन बोलता है रिपीट नहीं होता है, रिपीट होता है ना। अभी ऊपर में भी मृच्छकटिकम शूद्रक पढ़े थे। तो मृच्छकटिकम शूद्रक, फिर 3 है मुद्राक्षर विशाखा दत्त, ये भी आया था। विशाखा दत्त के बारे में पढ़े थे जो नाटक से संबंधित है। और 4 हर्षचरित जो बाणभट्ट से संबंधित है। क्वेश्चन 34 का आंसर बुद्ध चरित्र नामक ग्रंथ की रचना अशोक घोष ने की थी, ठीक। 35 की बात करें तो बोल रहा है भारत में निम्नलिखित में के आने का सही कालानुक्रम क्या है। तो 35 का आंसर आपका हो जाएगा D, यानी सबसे पहले जो है 4, यानी नगर संस्कृति, उसके बाद लोहे का हल, उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, उसके बाद सोने के सिक्के हैं, ठीक। 36 की बात करें
तो इस प्रश्न में दो वक्तव्य, एक को कथन ए, दूसरे को कथन कारण आर तथा इन दोनों वक्तव्य का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गुट की सहायता से चुनना है। तो कथन कह रहा है, अशोक के राजा आदेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण बता रहा है क्योंकि उसने धर्म के संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया। तो दोनों हमें लगता है सही है, तो 36 का आंसर हो जाएगा ए, यानी ए आर दोनों सही, ए आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं 37 की। तो ये भी बोल रहा है कि एक दूसरे से कौन सुमेलित है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 37 का सी, यानी 1 2 4 सही है, सुमेलित है, 3 सुमेलित नहीं है। यानी लोथन जो है प्राचीन गोदी क्षेत्र है, सारनाथ जो है वो बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश था दिए थे वहाँ पर, नालंदा जो है बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, यानी राजगीर जो है वो सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन अब 37 की बात करें तो जो है अशोक का सी स्तंभ शीर्ष है वो सारनाथ में है, राजगीर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो बोला निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक में खाद्यान्न को देश में संकट काल के उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। तो 38 का आंसर हो जाएगा ए, यानी अशोक के सोहगौड़ा तथा महा स्थान अभिलेखों से पता चलता है कि अकाल के संकट के समय राज्य कोषागार से अन्न वितरण किया गया। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो वो अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। तो 39 का आंसर हो जाएगा डी, यानी बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का प्रतिपादन किया, जिसे बुद्ध का मध्यम मार्ग कहा गया, जिस पर चलकर निर्वाण की प्राप्ति संभव है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो 40 बोल रहा है, दिया गया मानचित्र संबंधित है कि पहले क्वेश्चन किस प्रकार आता था, अभी भी आ सकता है, कोई ठीक नहीं है यूपीएससी का। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम का समय है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो ये क्वेश्चन बोला, ईसा की 3वीं शताब्दी में जबकि हून आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। तो 41 का आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी ईसा की 3वीं शताब्दी में जब हून आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया तब भारतीय व्यापारी अधिकाधिक दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निर्भर हो गए। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, यानी मतलब उनका जो कर्म सही है। तो निम्नलिखित व्यक्तियों में भारत के आगमन का सही कालानुक्रम की बात करें तो सबसे पहले मेगास्थनीज आया, उसके बाद फायान आया, उसके बाद हेंसा और सबसे लास्ट में ईस्ट आया। तो मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, फायान जो थे तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, हेंसा हर्षवर्धन के शासनकाल में, आदित्य सिंह जो थे 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद आए थे। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो बोला निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगध राज्य था। तो इसका आंसर सबको पता होगा, 43 का आंसर हो जाएगा डी, यानी मगध। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत का यूनानी राज्य था। तो 44 का आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत का यूनानी राज्य बैक्टीरिया था। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो आर्य शब्द इंगित करता है। तो 45 का आंसर हो जाएगा सी, यानी आर्य शब्द भाषाई समूह का व्यंजक है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। संस्कृत भारपोई भाषा परिवार का हिस्सा है। इन्हें भाषा परिवार इसलिए कहा गया क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द एक जैसे थे। 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास जब आर्यों ने भारत में प्रवेश किया तो वे एक ही भाषा का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो वो राय गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था। तो 46 का मतलब बंदरगाह की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ताम्रलिप्ति या ताम्रलिप्त बंगाल की खाड़ी में स्थित एक प्राचीन काल का शहर था जिसे वर्तमान भारत के ताम्लुक से समीकृत किया जाता है। ताम्रलिप्ति प्रारंभिक ऐतिहासिक भारत में व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख नगरीय केंद्र रहा है। यहाँ से व्यापार सिल्क रोड से उत्तरापथ होते हुए मुख्य व्यापारिक मार्ग से मध्य पूर्व की यूरोप से होता था और समुद्री राष्ट्र से बाली जावा सुदूर पूर्व से व्यापार होता था। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो बोल रहा है कथन और कारण। तो कथन बोल रहा है पांडिनेन किलनको समूह की अहम एवं पूर्व कविताएं संगम रचनाओं का अनुवर्तन है। आर बोल रहा है क्योंकि उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं में विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का ए, यानी संगम कालीन शिक्षाप्रद कविताओं को
किलुकु नक्कु कहा जाता है। ये 18 भागों में विभाजित है, जिसमें तिरुकुरल एवं नाडियार हैं। अहम व पूरम कविताएं यानी किलुक्कु उत्तर संगम काल में लिखी गई थी, इसलिए ए सही है और उसकी व्याख्या आर, एक सही व्याख्या जो है वो आर है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो 48 बोल रहा है कथन और कारण इसमें भी है। तो बोल रहा है जैन धर्म की अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, क्योंकि कृषि में कीटों एवं पिड़कों की हत्या होना शामिल था। तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा। तो 48 का आंसर ए हो, क्योंकि दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो इसमें भी कथन कारण की बात कर रहा है। तो प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है, तो क्योंकि गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ। तो 49 का आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। तो 49 प्राचीन भारत में राजाओं ने विशेष रूप से मौर्य काल के बाद भूमि का स्वामित्व ब्राह्मणों, विद्वानों, धार्मिक संस्थाओं को देना शुरू कर दिया था। ऐसा सैन्य अभियान के दौरान अधिक होता था। गुप्त काल में सामंतवाद का विस्तार हुआ तथा सामंतों को पर्याप्त अधिकार था। उन्हें व्यापारियों और शिल्पियों संघ एवं अन्य सामुदायिक संस्थाओं के साथ सत्ता में भागीदार बनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो ये भी कथन और कारण की बात करता। तो कथन है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। कारण है क्योंकि कलिंग दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो 50 का आंसर हो जाएगा ए, यानी दोनों सही है, कथन और कारण, और कथन भी सही है और उसका व्याख्या भी सही, कारण भी सही है। तो प्राचीन भारत में कलिंग राज्य का अत्यंत सामरिक महत्व था एवं यह दक्षिण भारत में आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। इसी कारण अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व कलिंग पर आक्रमण कर इसे अपना राज्य में मिला लिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम 50 क्वेश्चन तक कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर 51 से 55 तक बनाएंगे, 51 से 100 तक बनाएंगे।